राय द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड इंग्लिश टीचिंग मेथड आरपीएससी द्वारा जारी नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित पार्ट 4। टॉपिक अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया आजन्म चलती रहती है। खेल पद्धति व करके सीखना। प्रारंभिक कक्षाओं में अधिगम हेतु इनका अधिक उपयोग किया जाता है। परिपक्वता, इसका अर्थ उस अभिवृद्धि और विकास से है जो किसी विशेष प्रकार के व्यवहार को सीखने के पहले आवश्यक होता है। निरीक्षण करके सीखना, यह विधि बालकों में अन्वेषण करने एवं अनुसंधान करने की प्रकृति का विकास करती है। बीएफ स्किनर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक। इसके अनुसार बालक को सीखने के लिए वातावरण के प्रति क्रियाशील होना पड़ता है, अर्थात बालक व्यवहारों से सीखता है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग, लेखक E.R. हिलगार्ड। अधिगम सिद्धांत और प्रतिपादक। उत्तेजक अनुक्रिया E.L. थार्नडाइक। प्रयास व त्रुटि E.L. थार्नडाइक। टॉलमैन का सिद्धांत टॉलमैन। क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन। अनुकूल अनुक्रिया सिद्धांत पावलो। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर। स्थापना सिद्धांत एडविन गुथरी। उद्देश्यवाद का सिद्धांत एडवर्ड टाइमैन। व्यवहार सिद्धांत क्लार्क एल हल। गेस्टॉल्ट सिद्धांत कोहलर परिष्करणकर्ता। पेज नंबर 39। सिद्धांत नियम उपनाम। साहचर्य, संबंधवाद और बंध सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत उपयोग अनुपयोग, परिणाम या प्रभाव, संतोष व असंतोष का नियम। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। व्यवहार सिद्धांत, क्रमबद्ध व्यवहार सिद्धांत, हल्का प्रबलन सिद्धांत, परिष्कृत सिद्धांत या यथार्थ सिद्धांत, अंतर्नोद न्यूनतम का सिद्धांत, उत्तेजक अनुक्रिया का सिद्धांत। टॉलमैन का सिद्धांत, प्रतीक सीखने का सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत, प्रयुक्त जीव जंतु। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कुत्ता। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत बिल्ली। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत चूहा व कबूतर। प्रतिस्थापना सिद्धांत खरगोश। व्यवहार सिद्धांत चूहा। गेस्टॉल्ट सिद्धांत चिंपांजी नाम सुल्तान। अधिगम या सीखना एक व्यापक शब्द है। यह जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। सीखना वह मानसिक क्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभवों से लाभ उठाता हुआ अपने स्वाभाविक व्यवहार या अनुभूति तथा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन करता है। गेट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। मार्गन और गिलीलैंड के अनुसार अधिगम या सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। क्रो के अनुसार सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रॉनबेक के अनुसार सीखना या अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। कॉल्विन के अनुसार अधिगम या सीखना अनुभव के कारण हमारे पहले के बने बनाए मौलिक व्यवहार का परिवर्तन है। पेज नंबर 40। पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। मैगको के अनुसार मापने की दृष्टि से सीखना या अधिगम व्यवहार में सापेक्षता स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है जिससे व्यक्ति की वर्तमान प्रेरणात्मक अवस्थाओं की संतुष्टि होती है। जेपी गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। उदय पारेख, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी किसी परिस्थितियों में प्रतिक्रिया के कारण नए प्रकार के व्यवहार को ग्रहण करता है जो किसी सीमा तक प्राणी के सामान्य व्यवहार को बाध्य एवं प्रभावित करता है। चार्ल्स ई स्किनर, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। मैक गोयक, अधिगम व्यवहार में सापेक्षिक स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। यह परिवर्तन दिशा विशेष में होता है जिससे व्यक्ति की विद्यमान प्रेरक अवस्थाओं की संतुष्टि होती है। जीडी बोआज के अनुसार सीखना या अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान और दृष्टिकोण अर्जित करता है जो कि सामान्य जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। मैस्लो के अनुसार अधिगम की दृष्टि से वर्धक अधिगम महत्वपूर्ण है। यह अधिगम के उच्च स्तर मनोगामक तथा भाव पक्षों से संबंधित है। मैस्लो इन्हें स्वत्व अभिप्रेरक कहते हैं। मैस्लो ने बी मोटेक की संख्या 18 बताई है। अधिगम की उत्तम परिभाषा और व्याख्या E.R. हिलगार्ड द्वारा लिखित पुस्तक थ्योरीज ऑफ लर्निंग, सीखने का अधिगम के सिद्धांत में दी गई है। स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम या सीखना कहते हैं। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम सार्वभौमिक है। सीखने का गुण संसार के सभी जीवधारियों में पाया जाता है। अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है। अधिगम विकास है। इसके फलस्वरूप उसका शारीरिक व मानसिक विकास होता है। पेस्टोलॉजी ने वृक्ष और ब्रॉवेल ने उपवन के उदाहरण के द्वारा सीखने की इस विशेषता को स्पष्ट किया है। अधिगम या सीखना परिवर्तन है, अर्थात व्यक्ति अपने व्यवहारों, विचारों, इच्छाओं, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है।
अधिगम अनुकूलन है, अर्थात वातावरण से अभियोजन करने के लिए व्यक्ति को अनेक नए व्यवहारों, क्रियाओं, भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज सीखना है। अधिगम अनुभवों का संगठन है, सीखना नए और पुराने अनुभवों का संगठन है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, व्यक्ति किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ही कार्य को सीखता है। उद्देश्य जितना प्रबल होता है, सीखने की प्रक्रिया भी उतनी ही तीव्र होती है। अधिगम विवेकपूर्ण है, अर्थात सीखना यांत्रिक कार्य न होकर विवेकपूर्ण कार्य है। अधिगम सक्रिय है, बालक सक्रिय होकर सीखने की प्रक्रिया में स्वयं भाग लेता है। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है, अर्थात व्यक्ति प्राय स्वयं प्रयत्न करके सीखता है। बहुत सी बातों को वह दूसरों को देखकर और सुनकर सीखता है। अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम खोज करना है, किसी कार्य को सोच समझकर करना और एक निश्चित परिणाम पर पहुंचना है। पेज नंबर 41। अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। सीखने की क्रिया में 3 तत्व मुख्य होते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक। पहला, प्रेरणा। प्रेरक एक आंतरिक शक्ति होती है जो व्यक्ति को क्रिया करने के लिए बाध्य करती है। जो कार्य आंतरिक प्रेरणा से किया जाता है उसमें अधिक उत्साह और सक्रियता देखने को मिलती है। शिक्षक बालकों को प्रशंसा, प्रोत्साहन, पुरस्कार आदि के द्वारा सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है। स्टीफेंस के अनुसार शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनमें प्रेरणा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा, रुचि और रुझान। बालक की जिस विषय के प्रति रुझान होता है उसी को वह अधिक पढ़ता है, फलतः उसे वह आसानी से सीख लेता है। तीसरा, सीखने की इच्छा। जिन व्यक्तियों में सीखने की इच्छा होती है वही सीख सकते हैं। चौथा, बुद्धि। तीव्र बुद्धि वाले बालक कम बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा शीघ्र सीख लेते हैं। वह शारीरिक कारक। पहला, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। हमारे संपूर्ण ज्ञान का आधार प्रत्यक्षीकरण है जो संवेदना पर आधारित है। आंख खराब होने से आसानी से पढ़ना नहीं सीखा जा सकता है। कान खराब होने पर सुनकर सीखने में कठिनाई होती है। दूसरा है परिपक्वता। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व छात्र नई विषय सामग्री को सीखने के लिए सदैव तत्पर एवं उत्सुक रहते हैं। कॉलसनिक के अनुसार परिपक्वता और सीखना पृथक क्रियाएं नहीं है, वरन एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से संबद्ध और एक दूसरे पर निर्भर हैं। सह वातावरण संबंधी कारक। सीखने की दृष्टि से पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, विद्यालय वातावरण तथा कक्षा का वातावरण प्रमुख है। परिवार के स्वस्थ वातावरण बालक की अच्छी बातें सीखने में काफी सहायक होता है। बालक के सीखने को सबसे अधिक कक्षा का वातावरण प्रभावित करता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले अन्य कारक। पहला, सीखने की विधियां। सीखने की विधि जितनी अधिक रुचिकर और उपयुक्त होती है, सीखना उतना ही आसान हो जाता है। इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में खेल पद्धति और करके सीखने का अधिक उपयोग करते हैं। दूसरा है अभ्यास। किसी कार्य को बार बार करने में कार्य करने की गति बढ़ती है और त्रुटियां कम होती जाती हैं। पेज नंबर 42। तीसरा, शिक्षक तथा सीखने की प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है, वह एक पथ प्रदर्शक का काम करता है। चौथा, परिणाम का ज्ञान। सीखने के दौरान यदि समय समय पर सीखने की प्रगति का ज्ञान होता रहता है तो सीखने वाले में उत्साह बना रहता है और सीखने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। अधिगम के भेद। बौद्धिक अधिगम, संवेदन गति से प्राप्त होने वाले ज्ञान के विकास का अर्जन करना। प्रतिबोधात्मक अधिगम, बालक के संपर्क में आने वाली प्रत्येक वस्तु का अर्थ मस्तिष्क में स्पष्ट हो जाता है। संकल्पनात्मक अधिगम, इसमें व्यक्ति में तर्क, चिंतन, कल्पना आदि का विकास होता है। साहचर्यात्मक अधिगम, नए संकल्प तभी कारगर सिद्ध होते हैं जब साहचर्य के द्वारा पूर्व धारणाओं को बल प्रदान किया जाता है। श्लाघात्मक अधिगम, संकल्पना के ज्ञान की ओर बढ़ने पर बालक में प्राप्त अनुभवों में ज्ञान के मूल्यांकन के गुण दोष की विवेचना करने की शक्ति आ जाती है। अभिप्रत्यात्मक अधिगम, किसी वस्तु या कार्य के प्रति धारणा बन जाती है जो उसके व्यवहार को निर्धारित करती है। संवेदन गति अधिगम, यह व्यवहार में संशोधन का सरलतम रूप है जिसके अंतर्गत बालक कौशल का अर्जन करता है। गत्यात्मक अधिगम, इसमें बालक शरीर के संचालन गति पर नियंत्रण करना सीखता है। अधिगम और परिपक्वता। परिपक्वता भी विकास की सतत प्रक्रिया है। परिपक्वता का अर्थ है उस अभिवृद्धि और विकास से है जो किसी विशेष प्रकार के व्यवहार को सीखने के पहले आवश्यक होता है। जिस कार्य को सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक परिपक्वता आवश्यक है उसे पहले से ही बालकों को नहीं सीखना चाहिए। अधिगम की प्रभावशाली विधियां। पहला, करके सीखना। बालक स्वभाव से क्रियाशील होते हैं, वे जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसे जल्दी सीख लेते हैं। वे यह भी देखते हैं कि उनका प्रयास सफल हुआ या नहीं, और यदि असफल रहते हैं तो उसमें हुई गलतियों को ज्ञात करके उनका निवारण करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, निरीक्षण करके सीखना। बालक किसी वस्तु के सीखने में जितना अधिक अपने ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करता है उतना ही अधिक वह सीखता है और सीखना भी स्थायी होता है। यह विधि बालकों में अन्वेषण करने एवं अनुसंधान करने की प्रकृति का भी विकास करती है। तीसरा है परीक्षण करके सीखना। विभिन्न पदार्थों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसे बालक जितनी आसानी से पढ़कर नहीं सीख सकता वह परीक्षण द्वारा सीख लेता है। चौथा, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। इसमें कुछ प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। वाद विवाद विधि। इस विधि में प्रत्येक छात्र को बिना किसी संकोच के अध्यापक से तथा परस्पर प्रश्न पूछने एवं विचार विमर्श करने की स्वतंत्रता होती है। सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी विधियां। छात्र परस्पर, पेज नंबर 43।
विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। सह कार्यशाला विधि, इस विधि में विभिन्न विषयों पर सभाओं का आयोजन किया जाता है। द प्रोजेक्ट डाल्टन व बेसिक विधियां, इन विधियों में सीखने की व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के प्रेरकों को स्थान दिया जाता है। इनमें प्रत्येक छात्र अपनी रुचि, ज्ञान और क्षमता के अनुसार कार्य करता है, जिससे सीखने की क्रिया सरल हो जाती है। यह मिश्रित विधि द्वारा सीखना। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सीखने की दो मुख्य विधियां, पूर्ण विधि और आंशिक विधि। पूर्ण विधि में छात्रों को पहले पाठ्य विषय का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है और फिर उसके विभिन्न अंगों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। आंशिक विधि में पाठ्य विषय को छोटे छोटे अंशों में विभक्त करके प्रत्येक अंश का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। इन दोनों विधियों को मिलाकर सीखने में अधिक सफलता प्राप्त होती है। इन दोनों विधियों के मिलने से ही मिश्रित विधि का जन्म हुआ है। अधिगम के सिद्धांत, किन्हीं दो घटनाओं के बीच काल एवं स्थान का कुछ संबंध होना साचार्य कहलाता है। अधिगम के अनेक सिद्धांत और नियम निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें प्रमुखतः दो वर्गों में बांटा जा सकता है। साचार्य का सिद्धांत, व सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत। पहला, साचार्य का सिद्धांत। सीखने की इस अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम अंग्रेज दार्शनिकों ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार एक प्रत्यय दूसरे का स्मरण करता है। उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार सीखना उत्तेजक अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। थॉर्नडाइक इस सिद्धांत के प्रतिपादक। थॉर्नडाइक एवं वुडवर्थ के अनुसार सभी मानसिक घटनाएं उत्तेजकों के प्रति प्रतिक्रिया है। किसी भी क्रिया के लिए एक उत्तेजक एस होता है जो प्राणियों पर प्रभाव डालता है, जिससे वह अनुक्रिया आर करता है। उत्तेजक और अनुक्रिया के बीच संबंध एस आर बॉन्ड बन जाता है। इसलिए इस सिद्धांत को संबंधवाद और बंध सिद्धांत भी कहते हैं। रैन के अनुसार संबंधवाद वह सिद्धांत है जो समस्त मानसिक प्रक्रियाओं को परिस्थितियों तथा अनुक्रियाओं के बीच मूल एवं अर्जित संयोजन का कार्य मानता है। थॉर्नडाइक के सीखने अधिगम के नियम। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने पशुओं पर परीक्षण करके सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया। इन नियमों में सबसे अधिक मान्यता E.L. थॉर्नडाइक के नियमों को मिली है, जो निम्नलिखित हैं। पहला, तत्परता का नियम। दूसरा, अभ्यास का नियम। तीसरा, परिणाम या प्रभाव का नियम। ये तीनों नियम अब सीखने अधिगम के मुख्य नियम कहलाते हैं और उत्तेजक प्रतिक्रिया सिद्धांत या संबंधवाद पर आधारित हैं। इन तीनों नियमों के अतिरिक्त सीखने अधिगम के 5 पेज नंबर 44 गौण नियम भी हैं, जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं, जो निम्नलिखित हैं। बहु प्रतिक्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, साचार्य परिवर्तन का नियम। पहला, तत्परता का नियम। बालकों में पढ़ने की जिस समय इच्छा होती है उसी समय वह पढ़ता है। इच्छा न होने पर वह डर के मारे पढ़ने अवश्य बैठ जाता है, किंतु सीख नहीं पाता है। दूसरा, अभ्यास का नियम। इसे उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। उपयोग का नियम, जिस कार्य का अभ्यास बार बार किया जाता है उसे सरलता पूर्वक शीघ्र कर लिया जाता है। उदाहरणार्थ, कविता और पहाड़े याद करने के लिए उन्हें बार बार दोहराना पड़ता है। अनुपयोग का नियम, यदि व्यक्ति सीखे हुए कार्य का अभ्यास या उपयोग नहीं करता है तो वह उसे भूल जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि जिस कार्य को दोहराया नहीं जाता वह याद नहीं रह पाता है। यही अनुपयोग का नियम है। अध्यापकों को चाहिए कि वे पाठ के अंत में पुनरावृत्ति के लिए उसे संबंधित प्रश्न छात्रों से पूछें और पाठ के आरंभ में पिछले पाठ से संबंधित प्रश्न पूछें। तीसरा, परिणाम या प्रभाव का नियम। उस सिद्धांत को संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार यह नियम सीखने और अध्यापन का आधारभूत नियम है। इसके अनुसार जिस कार्य के फलस्वरूप हितकर परिणाम प्राप्त होते हैं उसी को व्यक्ति दोहराता है। जिस कार्य को करने से कष्ट होता है उसे नहीं दोहराते हैं। बालक के सीखने के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करें जिससे उसे सफलता मिले और संतोष की भावना बढ़े। चौथा, बहु प्रतिक्रिया का नियम। प्राणी जब कोई नया कार्य करना सीखते हैं तो सफलता प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। अंत में वे उस कार्य को करने की एक संतोषजनक प्रतिक्रिया ज्ञात कर लेते हैं। यह नियम प्रत्यय और भूल पर आधारित है। पांचवा है, मानसिक विन्यास का नियम। यह सीखने वाले मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं होता है तो वह सीखने में असफल रहता है या त्रुटियां अधिक करता है या विलंब से सीखता है। छठा, आंशिक क्रिया का नियम। यह नियम इस बात पर बल देता है कि कोई एक प्रतिक्रिया संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती है, यह केवल संपूर्ण स्थिति के कुछ पक्षों या अंशों के प्रति ही होती है। शिक्षक को चाहिए कि वह अंश पूर्ण की ओर ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य का प्रयत्न करे। संपूर्ण विषय सामग्री को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके क्रमशः एक एक इकाई को छात्रों के सामने प्रस्तुत करे। सातवां, आत्मीकरण का नियम। जो नया ज्ञान प्राप्त किया जाता है प्राणी उसे आत्मसात कर लेता है। शिक्षक को चाहिए कि वह ज्ञात से अज्ञात की ओर के आधार पर अध्यापन कार्य करवाए, नवीन ज्ञान का पहले दिए हुए ज्ञान से संबंध स्थापित करे। आठवां, साचार्य परिवर्तन का नियम। पहले की गई क्रिया को उसके समान दूसरी परिस्थिति में उपयोग में लेने से इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है, किंतु परिस्थिति बदल जाती है। उदाहरणार्थ, रसायन का यदि कोई पेज नंबर 45 छात्र क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि और उसके गुणधर्म सीख चुका है तो आयोडोफॉर्म
पढ़ाते समय उसके उस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। इससे बालक शीघ्र ही आयोडो फार्म के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, इसे चयन एवं संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। अध्यापक को इस नियम का पालन करते हुए ही शिक्षण कार्य करना चाहिए। थार्नडाइक का प्रभाव या परिणाम का नियम प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड के महत्व को प्रकाश में लाता है। थार्नडाइक ने अपने अभ्यास के नियम में थोड़ा परिवर्तन करते हुए लिखा है कि सिर्फ अभ्यास से ही सीखना प्रभावी नहीं होता, अभ्यास के साथ पुरस्कार मिलने पर ही सीखना प्रभावी होता है। इसे आगे 1930 में पुनः संशोधित कर कहा कि पुरस्कार के साथ दंड भी प्रतिक्रिया को कम नहीं करता है। इसे प्रभाव का विस्तार नियम भी कहा जाता है। आलोचकों ने इस सिद्धांत को अलग न मानकर थार्नडाइक के संबंधवाद के ही अंतर्गत माना। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी के सामने जब कोई नई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो वह इससे अभियोजन करने के लिए स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं करने लगता है। यह प्रतिक्रियाएं आरंभ में त्रुटिपूर्ण होती हैं, किंतु प्रतिक्रिया करते करते उसे अचानक सफलता मिल जाती है। सफलता मिलने पर वह उस क्रिया की पुनरावृत्ति करता है जिसमें प्रत्येक प्रयास में त्रुटियों की संख्या कम होती जाती है और धीरे धीरे वह बिना किसी त्रुटि के कम समय में ठीक ढंग से सही कार्य करने लगता है। इसलिए इसे सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत द्वारा बालक अपनी पहले की गलतियों से होने वाले अनुभवों से लाभ उठाता है। यह सिद्धांत निरंतर प्रयास पर बल देता है, इसलिए बालक किसी भी समस्या से घबराता नहीं है। यह सिद्धांत अभ्यास की क्रिया पर आधारित है, इसलिए यह सीखे हुए कार्य को स्थायी बनाता है। क्रो एम क्रो के अनुसार यह सिद्धांत गंभीर चिंतन वाले विषयों के लिए बहुत उपयोगी है, जैसे गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र। इस सिद्धांत के अंतर्गत बालक प्रयासों द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति का सही तरीका ज्ञात करता है। थार्नडाइक के प्रयत्न और भूल सिद्धांत के अन्य नाम संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, चयन एवं संबंध का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, एसआर थ्योरी। थार्नडाइक के प्रयत्न और भूल सिद्धांत की आलोचना, इस सिद्धांत में व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल दिया गया है। उन व्यर्थ के प्रयत्नों के कारण सीखने में समय नष्ट होता है। यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति किस प्रकार सीखता है, व्यक्ति कैसे सीखता है वह स्पष्ट नहीं है। इसमें अध्यापक अभ्यास को आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है तथा रटने पर बल दिया गया है। शैक्षिक निहितार्थ, ऐसा वातावरण जो सक्रिय हो तथा बालक शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार हो जाए। प्रभाव के नियम के अनुसार बालक को उचित प्रोत्साहन, पुरस्कार या प्रशंसा देना चाहिए जिससे वह उचित रूप से शिक्षण कर सके। यह सिद्धांत शिक्षण में प्रेरणा को पर्याप्त महत्व देता है। छात्रों को अनुक्रिया के अवसर देने चाहिए। यह मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है क्योंकि अभ्यास पेज नंबर 46 पर बल दिया गया है। अर्थपूर्ण सामग्री छोटे छोटे अंशों में विभक्त होनी चाहिए। प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए। जीवन से संबंधित कर पढ़ाना चाहिए। अनुभवों का लाभ उठाने की क्षमता का विकास करता है, त्रुटियों का निराकरण करता है। इस सिद्धांत में बालकों में धैर्य एवं परिश्रम के गुणों का विकास होता है। यह गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र जैसे विषयों को सीखने में अधिक उपयोगी है। रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप, मोबाइल नंबर 09414186865 आप इस नंबर पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित इम्पोर्टेंट ऑडियोज प्राप्त करना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है रिकॉर्डिंग अजमेर। वहां पर आपको संविधान, समसामयिक विषय, संस्कृत, जीके इत्यादि पर ऑडियोज हमेशा मिलेंगे। साथ में टेक्नोलॉजी संबंधित ऑडियोज भी वहां पर मिलते हैं। आप किसी भी पुस्तक की रिकॉर्डिंग करवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7737868659। कॉल करने का समय सुबह 11 से शाम 6 बजे तक।